हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की 13वीं क्लास है। आज हम लोग बहुत अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं RPWD एक्ट 2016। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। इससे सवालात DSC के एग्ज़ाम के अलावा कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, जैसे आपके तेलंगाना में जो DSET का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे सवालात पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपका जो B.Ed के एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड में इस एक्ट से सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, आज देखेंगे ये एक्ट क्या है, इसमें कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ दाखिल हैं, सबको डिटेल से समझेंगे। क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में चलेगी। ठीक है, चलिए अब हर एक कंसेप्ट को डिटेल से समझते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, आखिर तक बने रहिएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो इस एक्ट से रिलेटेड जो भी अहम टॉपिक्स हैं यानी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिटेल से समझ लेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे सवालात किस तरह से आपके पूछे जाते हैं। देखिए एक्ट बहुत लंबा है, लेकिन टू द पॉइंट जो आपके सवालात बनते हैं उसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेवेंट टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन से मुतालिक जो भी हमारे आइन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किए गए हैं उससे सवालात पूछे जाते हैं। उसमें से एक टॉपिक PWD एक्ट 2016 है। देखिए जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके उससे जुड़ जाएं निज़ाम अकेडमी 22 करके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आखिर में आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ अपने साथियों को शेयर कीजिए जिनका टेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे तेलंगाना स्टेट के DSC एग्ज़ाम की या इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की, दोनों के सिलेबस में टॉपिक दाखिल है। इसी के साथ कोई DSET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या B.Ed के लिए, उसमें भी यहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने साथी जो भी हैं इससे रिलेटेड उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, सबसे पहले PWD एक्ट आया था 1995 में। ठीक है, इसमें 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट ला करके, थोड़ा सा तब्दीली ला करके इसमें 21 यानी 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ को दाखिल किया गया है। ठीक है, इनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या था, PWD एक्ट 1995 में आया था। अब हमें 2016 के बारे में डिटेल से पढ़ना है क्योंकि यही अपडेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, RPWD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब है राइट ऑफ पर्सन, यानी R से राइट, P से पर्सन, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, W से विद और D से डिसेबिलिटीज़, एक्ट 2016। ठीक है, इसको याद करके रखिए, पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हैं जिससे सवालात पूछे जाएंगे। सबसे पहला, ये जो RPWD एक्ट 2016 है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी किस वजारत के अंदर आता है, तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक मिनिस्ट्री है
ठीक है, जो समाजी तौर पे इंसाफ की बातें करती है, और एम्पावरमेंट यानी लोगों को सशक्त करना यानी मजबूत करना, उनको रोज़गार वगैरह के बारे में जो मिनिस्ट्री काम करती है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंडर RPWD एक्ट आता है। ठीक है, आपको पता है दिस एक्ट रिप्लेसेस द PWD एक्ट यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 1995 को रिप्लेस करके RPWD एक्ट 2016 लाया गया है। पूछा जा सकता है इससे पहले क्या था PWD एक्ट? 1995 में था, जिसमें 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ थी। अब कितनी हो गई है? 21। ठीक है, इट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017। पूछा जा सकता है कि कब से इसको नाफिज किया गया, कब से RPWD एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, कब से इम्प्लीमेंट किया गया? तो 15 जून 2017 से RPWD एक्ट को नाफिज किया गया है। इसमें 21 तरह के डिसेबिलिटीज़ दाखिल हैं। ठीक है, चलिए, अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी। ये जो नया एक्ट बना है RPWD एक्ट 2016, ये किस किस चीज़ों के बारे में बात करता है? की पॉइंट जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, जिससे सवालात पूछे जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है हर जगह सभी तरह के बच्चों की पहुंच हो सके, यानी एक्सेस हो सके। जैसे आप देखेंगे RPWD एक्ट 2016 जब से बना है, तब से आप मॉडर्न तरह के स्कूलों में देखेंगे, हॉस्पिटल में देखेंगे, कोई भी पब्लिक प्लेस पे आप देखेंगे सबके लिए एक्सेसिबिलिटी इसलिए अलग अलग तरह के प्रोविज़न किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे स्टेयर बनी हुई है, उसी के साथ साथ लिफ्ट का भी इंतज़ाम होता है। लिफ्ट के साथ साथ व्हीलचेयर चलने के लिए रैंप भी बनाए जाते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते हैं या पब्लिक प्लेस, आप स्टेशन पे चले जाइए, मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, इसी के साथ एयरपोर्ट पे चले जाइए, तो इसी एक्ट को नाफिज करते हुए एक्सेसिबिलिटी की बातें करता है, यानी हर तरह के लोगों की उस प्लेस पे पहुँच हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम में, अपने इस जो ढांचा है बिल्डिंग का, उसमें तब्दीली लाई जाएगी। ठीक है, आगे है न्यू डिसेबिलिटीज़ कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि RPWD एक्ट 2016 में 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन अगर बाद में कोई डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा, बल्कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक दूसरी डिसेबिलिटीज़ दाखिल कर दी जाएगी, यानी 22 बना दी जाएगी। किसके ज़रिए? नोटिफिकेशन के ज़रिए। आगे है डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी डिसेबल, कोई भी किसी तरह से जिसमें जो माजूर इंसान, माजूर तालिब इल्म कोई भी हो, यानी फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं वहाँ अच्छी तरह से पहुँचना, उसके लिए एक्सेस हो सके। जैसे व्हीलचेयर होना चाहिए, रैंप बनाई जाए, इसी के साथ स्टेयर के साथ साथ क्या हो? लिफ्ट का इंतज़ाम हो। जैसे सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जितने भी हैं, जैसे रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, हर जगह ये चीज़ होना चाहिए। अगर कहीं नहीं है तो इस एक्ट का हवाला दे करके आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ पोलिंग स्टेशन एटसेट्रा, यानी इस तरह के कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी फ्रेंडली एक्सेस होना चाहिए, जो कि इस एक्ट में कहा गया है।
चलिए ये तो हो गया, आगे चलते हैं। आगे है इसमें जो की पॉइंट है, अ पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑफ द न्यू एक्ट इज द इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम 3% टू 4%। पहले क्या था, गवर्नमेंट जॉब में किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए 3% रिजर्वेशन था, लेकिन RPWD एक्ट 2016 के ज़रिए 4% यानी 4% जो है रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे है पर्सन्स विथ एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। जो 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें वो डिसेबिलिटीज़ 40% पाई जानी चाहिए, तभी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनेगा, तभी आपको 4% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। आगे है वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट इज़ पनिशेबल। मतलब जितना भी इस एक्ट में जो भी प्रोविज़न किए गए हैं, अगर इनका वायोलेशन होता है, अगर इनको नाफिज नहीं किया जाता तो उनको सज़ा भी दी जाएगी, यानी पनिशेबल ऑफेंस कहलाएगा। अब देखते हैं 21 तरह की कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले ब्लाइंडनेस, यानी जिसको बिल्कुल नहीं दिखता। आगे है लो विज़न, यानी दिखता है लेकिन कम दिखता है, लेकिन वही चीज़ अगर 40% से ज़्यादा है तो ये भी डिसेबल में आएंगे। आगे है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, ये किस तरह के लोग होते हैं इनके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है। आगे है हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जिनको सुनने में दिक्कत है, जिनको कहते हैं, जिसको आम जुबान में कहते हैं कि कोई आदमी बहरा है। ठीक है। तो क्या है, यानी डीफ यानी बहरा होना, एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग यानी कम सुनना। कम सुनना 40% से अगर ज़्यादा है तभी वो डिसेबल में आएंगे, यानी सुनने में अगर कोई माजूर है कि देखिए बहरा वरा कहना क्या है, थोड़ा मुहज़्ज़ब ज़ुबान में अच्छा नहीं लगता, इसलिए डिसेबल यानी सुनने में, इसलिए कहते हैं कि डिफरेंटली एबल, यानी अलग तरह से वो एबल हैं या अलग तरह से काबिल हैं या स्पेशल हैं। ठीक है। यानी सुनने में या तो पूरा नहीं सुनते या सुनते हैं लेकिन कम सुनते हैं, 40% से ज़्यादा है तो इस एक्ट के तहत उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर मतलब जिनको चलने में दुश्वारी है, हाथ में या पैर में, देखेंगे बहुत लोग बैसाखी से चलते हैं या व्हीलचेयर से चलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अगर वो चीज़ डिसेबिलिटीज़ 40% से ज़्यादा है तो भी उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। 5वां हो गया। छठा है यानी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, यानी किसी की हाइट ही बहुत कम है, यानी 4 फीट 10 इंच का अगर कोई है तो उसको डॉर्फिज्म कहा जाएगा, उसका सर्टिफिकेट बनेगा और उसका रिजर्वेशन रहेगा। आगे इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। आगे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी दिमागी तौर पे वो डिसेबल है, यानी उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। आगे है मेंटल इलनेस, यानी थोड़ा सा पागलपन उसके अंदर है। एक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म की परेशानी है। देखिए ऑटिज्म या अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत तरह की बीमारी आती है जिसको आगे हम लोग समझेंगे। आगे है सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे, अभी बस देख लेते हैं। 10 हुआ है। ठीक है। हमें 21 देखना है। आगे है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी मसल्स में परेशानी होती है। ठीक है। ये भी उसमें है, इसको भी देखेंगे। आगे है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल जिसकी हालत है ब्रेन यानी दिमाग से होती है, उस तरह से कोई अगर डिसेबल है उसको भी इस कैटेगरी में लाया जाएगा। आगे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़,
इसमें किस तरह के डिसेबिलिटीज़ है, सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आगे है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, यानी जो अलग अलग तरह की नकाइस हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, आगे है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। स्पीच का मतलब होता है बोलने में, लैंग्वेज यानी ज़ुबानी तौर पर अगर कोई बोलने में यानी नाअहल है, उनको भी इस तरह के कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जिसके अंदर खून वगैरह की कमी की वजह से बीमारी पाई जाती है, उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, इसको भी इसमें रखेंगे। आगे है सिकल सेल डिजीज़, यानी जो हर तरह के सेल होते हैं उसमें वो ठीक से काम नहीं करते, ये भी ब्लड से रिलेटेड है। तरह तरह की बीमारी हो जाती है सिकल सेल में, आदमी सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसकी बोन्स ऐंठ जाती है, अभी हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज़, जैसे एक आदमी बहरा गूंगा दोनों है, वो भी इसमें दाखिल होगा। एसिड अटैक विक्टिम, इसको आपकी दाखिल किया गया। जैसे देखते हैं कि एक दूसरे लोग, अक्सर ये वाक़या पाया जाता है कि ये जो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो मैटर होता है उसमें है कि कोई आदमी ज़बरदस्ती किसी को अपने बस में करने यानी किसी से प्यार करने लगता है, लेकिन वो दूसरा पर्सन नहीं चाहता है। फिर बाद में क्या होता है, एसिड अटैक बहुत सारा पाया गया, बहुत से लोगों के ऊपर अटैक किया गया एसिड से। तो अगर इस तरह से किसी के ऊपर, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी के ऊपर एसिड से अटैक किया गया तो भी उसको इस कैटेगरी में लाया जाएगा, उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे है पार्किंसंस डिजीज़, एक किस तरह की डिजीज़ है, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जिसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझना है उसको देखेंगे, जैसे एसिड अटैक विक्टिम। इसमें क्या होता है, मीन्स अ पर्सन डिसफिगर्ड, यानी एसिड अटैक हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है, सिकुड़ जाता है, आंखों से नहीं दिखता, चेहरा जैसे झुलस जाता है। इस तरह से अगर किसी के ऊपर अटैक किया गया तो क्या होगा, उसको भी इस कैटेगरी में लाया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू वायलेंट असाल्ट बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड, यानी एसिड फेंक करके उसके चेहरे ही को बिगाड़ दिया गया हो, आर सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस, यानी इस तरह से कोई भी चीज़ अगर हो गया, जैसे जिस तरह से इंसान होता है उसके उस चीज़ को बिगाड़ दिया गया, जैसे किसी के चेहरे फेंक दिया गया, आँख नाक सब झुलस गई, उसको भी उस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है डॉर्फिज्म, यानी बौनापन, किसी की हाइट कम है। इसमें क्या है, मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन। ये क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी दवा लेने की वजह से इंसान की हाइट नहीं बढ़ती, या कभी कभी जेनेटिक, यानी माँ बाप अगर उनकी हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम हो जाती है। रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस, यानी 10 फीट यानी 4 फीट 10 इंच, यानी 147 सेंटीमीटर या इससे कम किसी की हाइट है तो उसका सर्टिफिकेट बनेगा और उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, मीन्स एन इनहेरिटेबल डिजीज। ये क्या है, एक यानी वरासत से आती है, जैसे माँ बाप में या दादा दादी में अगर होती है तो उससे बच्चे में जो है कन्वर्ट हो जाती है। यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल, यानी ये बीमारी यानी हीमोफीलिया की बीमारी माँ से आएगी, यानी फीमेल से आती है, लेकिन अगर मेल चाइल्ड है तो उसको ज़्यादा उसी को इफेक्ट करती है। ठीक है, बट ट्रांसमिटेड बाय वीमेन, यानी माँ से आएगी लेकिन मेल चाइल्ड को ज़्यादा चांसेस होते हैं टू देयर मेल चिल्ड्रेन। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय
लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लोथिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। इस बीमारी की वजह से जैसे कि बदन में कहीं भी थोड़ा सा अगर खरोच लग गया या कुछ लग गया, ब्लड निकल आया तो ब्लड निकल ही रहा है, यानी उसका थक्का नहीं जम रहा इस बीमारी में, ठीक है। सो डैट अ माइनर वुंड रिजल्ट इन फैटल ब्लीडिंग, यानी थोड़ा सा जख्म हो गया तो ब्लड निकल रहा, बंद ही नहीं हो रहा, इसको कहते हैं हीमोफीलिया। देखिए आप स्लाइड में देख सकते हैं, नॉर्मल ब्लड वेसल्स यानी खून के जो वेसल्स हैं नॉर्मल इस तरह से रहते हैं। ब्लीडिंग स्टार्ट्स, अब यहाँ से खून निकलना शुरू किया, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है, यानी फाइब्रिन क्लॉथ कंटिन्यूड ब्लीडिंग, यानी वो थक्का जम ही नहीं रहा, खून निकल रहा, ठीक है। आगे है कंप्लीटेड यानी फाइब्रिन क्लॉथ, ठीक है। तो क्या है, इस तरह की अगर बीमारी कहीं पाई गई हीमोफीलिया की, तो किसी के अंदर अगर जेनेटिक आ गई तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। हीमोफीलिया को एक आप इस डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं, जैसे क्या है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स इस तरह के होते हैं, और क्या है आगे है हीमोरेज, इस तरह से अगर पाया गया, यानी क्लॉथिंग, यानी ब्लड निकलना शुरू किया, फिर क्लॉथिंग की वजह से वो खून जम गया, उसको क्या कहेंगे, हेल्दी। ये आम इंसान में यही चीज़ पाई जाती है। आगे क्या है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स होता है, आगे है हीमोरेज, आगे है इनएबिलिटी टू क्लॉथ, यानी हीमोफीलिया जिसके है ब्लड निकल गया तो वो जमता ही नहीं है, इसी को हीमोफीलिया कहते हैं। आगे क्या है, आगे है थैलेसेमिया। ये क्या है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, यानी ये भी जो है वरासत से, यानी माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से जो है कन्वर्ट होकर पहुँचती है। कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस और एब्सेंट अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी बच्चों में हीमोग्लोबिन यानी खून का जो रंग लाल होता है उसकी कमी हो जाती है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल ब्लड इस तरह से है, अगर थैलेसेमिया हो गया तो देखिए ब्लड जो है उसके जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी यानी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं, इसलिए बिखर जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो खून की कमी हो जाती है। जैसे देखते नहीं कुछ लोगों की हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक भी आ जाती है, ठीक है। नॉर्मल होती है, अगर जेंट्स है तो 12-14 तक होनी चाहिए, और फीमेल है तो उनके लिए भी है कि 10 है, 11 तक भी होती है, लेकिन जिसको बीमारी हो गई उसका क्या है 4-5 तक भी आ जाते हैं। आगे है सिकल सेल डिजीज। ये क्या है, मीन्स आ हीमोलेक्टिक डिसऑर्डर, यानी ब्लड रिलेटेड। ये भी बीमारी सिकल सेल वाली जो है ब्लड रिलेटेड बीमारी होती है। कैरेक्टराइज बाय क्रोनिक यानी एनीमिया, एनीमिया कहते हैं ना, एनीमिया मतलब खून की कमी, पेनफुल इवेंट्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज। ये क्या है, जो ब्लड में टिश्यू होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज़ पाई जाती है, ठीक है। आगे है हेमोलेक्टिक का मतलब क्या है, रेफर्स टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ रेड ब्लड सेल, क्योंकि ब्लड में जो सेल होते हैं रेड वाले सेल हैं वो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हो गया। देखिए सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, नॉर्मल में क्या है, जैसे नॉर्मल इंसान में होता है रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल इसको यहाँ दिखाया गया है। आगे है प्लेटलेट। आप देखेंगे कोरोना के टाइम प्लेटलेट क्या होता है, घट जाता है इंसान का, इसलिए प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, ये तो नॉर्मल है। आगे है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल, यानी देखिए रेड ब्लड सेल गोल थे,
इस तरह से थे, लेकिन इसमें क्या है, ये चाँद की तरह, आधा कटा चाँद की तरह हो जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं। वाइट ब्लड सेल और इसी के साथ प्लेटलेट क्या है, ये भी घट जाते हैं। ऐसा पाया गया तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। आगे देखिए नंबर 6 पे क्या है, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है, मीन्स आ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। इस डिजीज का ताल्लुक नर्वस सिस्टम से, नर्वस मतलब ब्रेन से, दिमाग से है। मार्क्ड बाय ट्रेमर, आगे है मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्लो इम्प्रेसाइज मोमेंट, चीफली अफेक्टिंग मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पर्सन्स, यानी अधेड़ उम्र का, जैसे 40 से 50 साल का या बूढ़े लोगों की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। एसोसिएटेड विच degeneration of basal ganglia of brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है। इसमें बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की शक्ल इस तरह की बन जाती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। पार्किंसंस डिजीज सिम्टम, अब देखिए, मास्क्ड फेस यानी चेहरा क्या होता है, बिगड़ जाता है। स्टॉप्ड पोस्चर यानी उसकी कमर क्या है, झुक जाती है। बैक रिजिडिटी यानी पीठ ऐसे झुक करके एकदम बिल्कुल ठोस हो जाती है। आगे क्या है, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड विस्ट, ये क्या है, ये सब केहूनियाँ वगैरह क्या है, ये सब अलग तरह की दिखने लगती हैं। आगे है ट्रेमर्स इन द लेग्स, यानी जो पैर में ऐंठन आ जाती है, उसकी नसें दिखने लगती हैं। इसी के साथ क्या है, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, क्या है, आदमी छाती की तरह छाती के बल आगे झुक जाता है, पीछे पीठ निकल जाती है। आगे है रिड्यूस आर्म स्विंग, जैसे है कि हम अपने इसको बाँह को, आर्म को ऐसे से हरकत कर सकते, इसमें क्या होता है, ऐंठ जाती है, आदमी उसको हिला नहीं पाता। ठीक है, आगे है कि हैंड ट्रेमर, हाथ की जो उंगलियां वगैरह क्या ऐसा ऐंठ जाती हैं इस बीमारी में। ठीक है, आगे क्या है, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज, क्या है, पीछे का भी हिस्सा वो सब क्या होता है, निकल जाता है और बुरी शक्ल में हो जाता है। ठीक है, शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेंट, ठीक है, यानी जो पैर वाला हिस्सा है, पाँव है, वो भी ऐंठ जाता है। ठीक है, उंगलियां ठीक से काम नहीं करती। अब देखेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जो कि बच्चों में बहुत पाया जाता है। ये क्या है, आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी बच्चा क्या होता है, दिमागी तौर पे उसकी नशोनुमा पूरी तरह से नहीं होती है, इसलिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जाता है। कैरेक्टराइज बाय इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, इसमें क्या है, बच्चों को अगर ग्रुप में भेज दिया जाए तो अपने हमजोली या बड़ों के साथ बात करने में क्या होता है, हिचकिचाता है। एंड कम्युनिकेशन यानी बातचीत ठीक से नहीं कर पाता। आगे है रिपीटेटिव, कोई बात कहेगा तो बार बार उसी बात को कहेगा। एंड स्टेरियोटाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, यानी किसी भी चीज़ के लिए स्टेरियोटाइप, यानी कोई भी चीज़ पहले से दिमाग में बिठा लेगा, जो है कि वही है। ठीक है, अनइवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफन विथ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब जैसे घर की बेल बजाना हुआ, बेल बजा के तो उसको बजाते ही रहेगा, यानी इसमें क्या होता है, स्टेरियोटाइप पैटर्न। तो अगर ये सिम्टम किस में पाया जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, इसका रिलेशन किससे है, न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन से है। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें इतनी सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ADD वाली, ODD वाली, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होगी, ADHD वाली भी पाई जाएगी,
एंग्जाइटी यानी हमें बेचैनी हो जाती है। आगे है टोरेटल्स, ओसीडी, डेवलपमेंटल डिले यानी जो उनकी नशोनुमा थोड़ा सा लेट हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ऐसे बच्चे भी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे गिफ्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे है यानी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी पाया जाता है। आगे क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग यानी सुनने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आगे है डिप्रेशन, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में भी जल्दी पहुंच सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सिम्टम्स बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड, इसके जो आसार हैं दिखने लगते हैं अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल की एज में। द कॉज इन मोस्ट चिल्ड्रेन इज़ अननोन, ये क्यों होता है अभी तक इस पर रिसर्च हुई है, लेकिन ठोस इसकी क्या वजह है उस पर नहीं पहुंचा गया है। आल्दो लेकिन लोग कहते हैं क्या है, एविडेंस सपोर्ट्स आ जेनेटिक कंपोनेंट, ये कहते हैं हो सकता है जेनेटिक कंपोनेंट यानी वरासत की वजह से आ गई हो। इन सम क्या है पेशेंट्स द डिसऑर्डर्स में बी कॉज बाय ए मेडिकल कंडीशन, ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने कुछ ऐसी दवा वगैरह खा लिया जिसका असर बच्चों पे आ गया, जिसकी वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जा सकता है। ठीक है, ऑटिज्म इस टर्म को किसने यूज़ किया, इससे भी 1-2 बार सवालात पूछे गए हैं। यूज बाय यूजेन ब्लोरल, ठीक है, 1911 यानी 11 यानी 1911 में इसको यूज़ किया है किसने, यानी यूजन ब्लोलर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक था लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी। देखिए लेप्रोसी क्या होता है, जिसको एक वैसे कहते हैं जिसके पास कोढ़ की बीमारी हो जाए यानी बरस की बीमारी हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये 3 तरह की लेप्रोसी पाई जाती है। इसमें इंसान का बदन सफ़ेद हो जाता है, ऐंठन हो जाती है, सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, इस सफरिंग फ्रॉम, आगे क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट एज वेल एज इन द आई एंड आई लिड बट विथ नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी। मतलब पहली किस्म में है कि इंसान का हाथ पैर सफ़ेद हो सकता है, ठीक है, उसकी शक्ल बदल सकती है। अब जो कहीं भी अगर बरस की बीमारी पाई गई, कोढ़ की बीमारी पाई गई, तो वहाँ सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर किसी के पास इस तरह की बीमारी हो गई, उसमें अगर आप कुछ काटेंगे या सुई वगैरह चिपकाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, यानी वहाँ से सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ लेकिन नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी, लेकिन उनके हाथ पैर में ऐंठन यानी उनकी शक्ल नहीं बदलती, पहली किस्म है, यानी सिर्फ सफ़ेद हो जाएगा, उसकी रंग बदल जाएगी, उसमें सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या है, मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी, उसमें क्या है, हाथ पैर की ऐंठन आ जाती है, उसकी शक्ल बदल जाती है, इस तरह के नाखून हो जाते हैं। ठीक है, एंड पेरिसिस बट हैविंग सफिशेंट मोबिलिटी इन देयर हैंड एंड फीट, लेकिन उनको घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनकी शक्ल बदल जाती है। नंबर 3 है जो सबसे डेंजरस क्या है, एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी। इसमें क्या है, हाथ पैर यानी उंगलियां क्या हो जाती हैं, पक जाती हैं और उसमें ऐंठन हो जाती है, इस तरह की उंगलियां हो जाती हैं। ठीक है, एज वेल एज एडवांस एज, ठीक है, विच प्रिवेंट हिम हर फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन, जिसकी वजह से कोई चीज़ अगर पकड़ने के लिए कहा जाए कि उसको पकड़ने के काबिल नहीं बचते हैं। ये तीसरी तरह के जो है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन होते हैं। देखिए आप इसमें इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से यानी उंगलियां, हाथ पैर किस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए सबकी भाई। चलिए आगे है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है ब्रेन यानी दिमाग से, मीन्स अ कंडीशन दैट हैज़ इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट्स ऑफ पर्सन नर्वस सिस्टम, यानी उसके दिमागी तौर पे लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी ये क्या होता है एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे टाइम तक वो चीज़ लॉस हो सकती है, और मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट रिकरेंस। ठीक है, तो ये भी दिमाग से, इसका भी ताल्लुक दिमाग से है। जैसे देखिए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इस यानी दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, यानी बहुत सी चीज़ें आदमी, जैसे भूलने की बीमारी नहीं हो जाती, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। मेंटल इलनेस क्या है? मीन्स आ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग मूड, यानी आदमी सही से सोच नहीं पाता। ठीक है। परसेप्शन क्या है? आदमी अपने जो हवासे खमसे ज़ाहिरा से देख करके, सुन करके, महसूस करके एक किसी चीज़ को लेकर के उनका एक परसेप्शन बन जाता है, उनका एक नज़रिया बन जाता है, ये भी जो है उनका नहीं बन पाता, ये मेंटल इलनेस है। आगे है ओरिएंटेशन और मेमोरी। ठीक है, यानी दिमागी तौर पे जो है उनकी मेमोरी, याददाश्त ठीक से काम नहीं करती। डेट ग्रोसली इम्पेयर्स जजमेंट बिहेवियर, यह है कि किसी चीज़ का सही से जज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका नतीजा नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है। आगे है मेंटल इलनेस में क्या है? कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ। लेकिन ये लोग क्या होते हैं कि बेसिक ज़िंदगी की जो चीज़ है उसके बारे में सही फैसला लेने में एबल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ रियलिटी इसमें पाई जाती है, बट डस नॉट इंक्लूड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, विच इज़ अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन, यानी कि थोड़ा सा पागलपन पाया जाएगा, पूरी तरह से दिमाग उनका डेवलप नहीं होता है। सोशली करेक्टराइज बाय सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, कहते हैं कि पूरी तरह से उनका जो बुद्धि है, उनकी ज़हानत है, डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर ले जाते हैं। इसमें क्या है? What is a mental illness? A mental health condition that has a negative effect on the way of individuals. अलग अलग, जैसे थिंकिंग, अब जब वो सोते हैं तो दुनिया जहाँ की अलग अलग तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं, उनको कहते हैं मेंटल इलनेस। फील्स, उनके अंदर फीलिंग, अलग अलग तरह की फीलिंग आती है। आगे है एंड बिहेव्स, वो बिहेव्स यानी जो अपना सलूक बर्ताव अलग तरह से, नॉर्मल से अलग बर्ताव करने लगते हैं। कभी खुद अपने ऊपर चिल्लाने लगते हैं, घर की चीज़ों को फेंकने लगेंगे, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और क्या है? आगे है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अंदर से बेचैनी हो जाती है। आगे है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, क्या होता है? इंसान इसमें डिप्रेशन में पहुँच, किसी से बातें ही नहीं करेगा। आगे है ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत लोग देखते हैं खाते हैं तो खाते ही रहते हैं जब तक उनको मना ना किया जाए, ये भी क्या है? मेंटल इलनेस में आता है। आगे है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे बेल बजाना हुआ तो उसको बजाते ही रहेंगे, मेंटल इलनेस में आता है। स्लीप वॉक डिसऑर्डर, बहुत लोग होते हैं ना कि नींद में भी चलते रहते हैं, ये भी मेंटल इलनेस में आता है। आगे है बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मतलब ठीक से जो दो कुतबी है, यानी दो जिहत है, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, उसमें नकाइस पाए जाएंगे। आगे है मल्टीपल डिसऑर्डर। मल्टीपल डिसऑर्डर क्या है? रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़, जैसे चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज़, यानी बहुत तरह की डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। डेट
में इंक्लूड स्पीच यानी बोलने में, फिज़िकल मोबिलिटी यानी जिस्मानी तौर पर, इंटेलेक्चुअल यानी जहनी तौर पर, विजुअल यानी देखने में, हेयरिंग यानी सुनने में, ब्रेन इंजरी यानी दिमागी तौर पर, एंड पॉसिबली अदर्स यानी बहुत तरह के, ये सब क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और क्या है डीप ब्लाइंडनेस यानी आदमी अंधा भी हो जाता बहरा भी हो जाता है, रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच पीपल मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट काजिंग, इसकी वजह से क्या होता है सीवियर कम्युनिकेशन, ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम, जिसमें पढ़ने में, नशोनुमा में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में, सारी चीज़ें में दिक्कतें पाई जाती हैं। आगे है 1995 यानी डिफिनेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ यानी PWD जो 1995 आया था उसमें क्या था, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। इसका मकसद क्या था, सबको, कोई भी किसी तरह से माजूर है उसको बराबर का मौका मिलना चाहिए, उनके जो हुकूक हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन यानी समाज में पूरी तरह की उनकी क्या है भागीदारी यानी हिस्सेदारी होनी चाहिए। PWD एक्ट 1995 डिफाइंस डिसेबिलिटी यानी 7 तरह की डिसेबिलिटीज़, एक है ब्लाइंडनेस, एक है लो विज़न, एक है लेप्रोसी क्योर्ड। ठीक है, आगे क्या है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, आगे है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, आगे है मेंटल इलनेस। ये 7 चीज़ पहली थी, अब क्या है आप देखेंगे अब बहुत तरह के यानी 21 चीज़ें आ गई हैं। वेयर एज पर्सन विद डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन, अब जो पहले बताया गया था 40%, कोई भी चीज़ डिसेबिलिटी अगर 40% से ज़्यादा है तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा ऑफ एनी डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी उसको सर्टिफाई करेगा। आगे है कि कोई भी चीज़, जैसे नहीं कहा गया कि डिप्रेशन एंग्जाइटी कब आती है, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में घट गई अगर वो 48 घंटे से ज़्यादा आपके दिमाग में चल रही है तो समझिए वो आपके लिए डेंजरस है, उसको सोच करके उसको अपने जहन से निकाल देना चाहिए। ठीक है, अगर 48 घंटे से ज़्यादा कोई चीज़ है, कोई घर में आया, किसी के साथ हो सकता है, अब जैसे लेडीज़ के साथ बहुत होता है कि शादी हुई, वहाँ सास ससुर या घर के जो फैमिली मेम्बर हैं वहाँ के, उनकी वजह से, बातों की वजह से दिमाग में बात चढ़ जाती है। अगर वो चीज़ 48 घंटे से ज़्यादा रही तो वो प्रॉब्लम होगी, बाद में डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेस भी आपकी बन सकती है। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, इससे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए वीडियो को लाइक करें। आखिर में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।